क्योंकि सच जरूरी है। इलाहाबाद में अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा, उत्तर प्रदेश गुंडा राज और संप्रदायवाद से परेशान। यूपी में बदलाव के लिए विकास के रास्ते पर जाना होगा। जहां जहां बीजेपी की सरकार, वहां हो रहा है विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला। कहा, यूपी में मायावती मुलायम की है जुगलबंदी। बंद होनी चाहिए 5-5 साल की लूट की ठेकेदारी। यूपी को गुंडागर्दी से बचाना है। फिल्म उड़ता पंजाब पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। कहा, 48 घंटे में फिल्म को मिले सर्टिफिकेट, एक कट और 3 डिस्क्लेमर के साथ फिल्म को मंजूरी मिली। 17 जून को रिलीज होने वाली है फिल्म। समाजवादी पार्टी ने गुड्डू पंडित, मुकेश शर्मा, नवाजिश आलम और श्याम प्रकाश को पार्टी से निकाला। चारों नेताओं पर राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का है आरोप। मथुरा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात। कैराना मसले पर बोले मुख्यमंत्री। कहा, बिना वजह कैराना को मुद्दा बना रही है बीजेपी। सपा कार्यकर्ताओं ने किसी को नहीं भगाया। और हरारे में दूसरे वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज अपने नाम की। 127 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। धोनी की कप्तानी में जिम्बाब्वे में पहली सीरीज जीती है टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश की चुनावी पिच पर पीएम मोदी ने आज जबरदस्त बैटिंग की। यूपी सरकार की फील्डिंग को एक झटके में ध्वस्त कर दिया अपने भाषण से। मोदी की जुबानी बैट से लगी करीब हर गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाकर गिरी। ऐसा लगा कि पीएम मोदी आज अखिलेश सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी, जातिवाद और भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से परेशान है। अगर बदलाव लाना है तो विकास के रास्ते पर जाना पड़ेगा। अब यह अलग बात है कि केंद्र में 2 साल सत्ता संभालने के बाद मोदी ने देश का कितना विकास किया है। मोदी ने 2 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? यह सवाल यूपी चुनाव में मोदी से पूछा जा सकता है। मोदी का पूरे भाषण में चुनावी रंग साफ दिख रहा था। यही कारण था कि मोदी ने मायावती और मुलायम सिंह यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया और यूपी की बदहाली के लिए सपा और बसपा यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मायावती और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। दोनों में जुगलबंदी है। पीएम ने कहा कि यूपी में 5-5 साल की लूट की ठेकेदारी होती है। अब सवाल है कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में लूट की ठेकेदारी चलती है? आखिर पीएम मोदी की बातों में कितना दम है? उधर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करने मथुरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कैराना में हिंदुओं के पलायन पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि वहां से 5 साल पहले और 15 साल पहले भी पलायन हुआ था। सीएम अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले बेवजह हल्ला मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास 2017 के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो झूठ की राजनीति कर रही है। अब सवाल है कि कौन झूठ की राजनीति कर रहा है और इस राजनीति में कौन कितना पाक साफ है। प्राइम एजेंडा आज इसी पर।
हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इस सब के बीच ये खबर देनी आपको बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद आज एआईसीसी पहुंचे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की उसमें दो महत्वपूर्ण बातें रखी। एक बात तो उन्होंने ये कही कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या चेहरा नहीं होंगे। और दूसरी जो बात उन्होंने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। हम जरा कांग्रेस पार्टी के नजरिए से भी आज की इस डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम बड़े चेहरों के बीच में कांग्रेस का वो चेहरा कौन होगा और कहां टिकेगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं, लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अशोक जी आपका बहुत स्वागत है। दो सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हमारे दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हैं। पीयूष जी आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ हेमंत अग्रवाल साहब हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम अशोक जी के पास जाएं और हम बाकी मेहमानों का, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि आज की डिबेट में बड़े महत्वपूर्ण हैं, हम उनसे जुड़े। इससे पहले केशव मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। मौर्य साहब बहुत स्वागत प्राइम एजेंडा में। हम शुरुआती प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चुनावी पिच पर करते दिखाई दिए, एक तरीके के बड़े अद्भुत तेवर इलाहाबाद की जनता ने देखे, देश की जनता ने देखे। क्या हम ये मान लें कि बीजेपी ने चुनावी आगाज कर दिया है और निशाना सीधे मुलायम और मायावती पर है? स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान का श्रीगढ़ संगम की रेती से किया है और निश्चित तौर से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है और एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और संदेश का उत्तर प्रदेश की जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और 2017 में हम कमल खिलाएंगे, यूपी में सरकार बनाएंगे। मेरी बैठक चल रही, बाकी बातें मैं बाद में करूंगा। ठीक है, आप व्यस्त हैं, फिर भी आपने समय निकाला, आप बैठक करें सर, रणनीति बनाएं। हमें अगर प्राइम एजेंडा के दौरान समय मिला तो हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। हम हेमंत जी सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे। ये जो चुनावी तेवर आज हमने बीजेपी के देखे, जिस तरीके से पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को संबोधित किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, हम क्या माने इसको? ये वही तेवर हैं जो बिहार में भी दिखाए गए थे, जो बंगाल में भी हमें दिखे और जो असम में भी दिखे, नतीजा अलग अलग रहा। उत्तर प्रदेश की पिच बीजेपी के लिए कितनी तैयार दिख रही है? देखिए, आज मोदी जी के भाषण की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये कि उन्होंने अपने भाषण में भावनाओं का दोहन न करते हुए विकास के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने अपने भाषण का काफ़ी भाग जो था वो अपनी सरकार के उन कार्यों की ओर आकर्षित करने में लगाया जो अभी तक उन्होंने किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए उन्होंने जो सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म की, या गांवों में बिजली पहुंचाई, या सस्ती बीमा योजना शुरू की गरीबों के लिए, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने जोर दिया। उससे ऐसा लगा कि अब बीजेपी जो पुरानी रणनीति है भावनाओं का दोहन करने की, उससे हटकर विकास की राजनीति को वाकई अपना रही है। तो आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश में विकास भी एक तरह का जज्बाती मसला ही है, भावनागत मामला ही है? क्योंकि जो बातें प्रधानमंत्री ने कहीं विकास को लेकर, वो चुनाव दर चुनाव तो एक तरीके से हम रिपीट ही होते देखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी 100 बातें यहां गिना सकते हैं, लेकिन 2-3 चीजों का जिक्र किया उन्होंने भ्रष्टाचार पर जब बात की तो वो रसोई गैस को ले आए। उन्होंने कहा कि हमने हवाई जहाज का भ्रष्टाचार सुना था, हेलीकॉप्टर का भ्रष्टाचार सुना था, लेकिन रसोई गैस में भी भ्रष्टाचार हुआ। 15,000 करोड़ रुपए हमने देश को बचाया। हेमंत जी, इसको आप जज्बाती मुद्दा नहीं कह सकते विकास की जो बात है, क्योंकि हर नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है ये, और हर व्यक्ति चाहता है कोई ऐसी सरकार आए जो वाकई में विकास करे। इसलिए विकास का मुद्दा जो बाकी भावनात्मक मुद्दे हैं उनसे थोड़ा अलग है। लेकिन सर, कंट्राडिक्शन तो ये है कि हम दो तरह की स्थिति देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से। एक ये कि प्रधानमंत्री की भाषा एक और बाकी जो नेताओं की भाषा है, मतलब उत्तर प्रदेश को ही आप देख लें तो आज प्रधानमंत्री इलाहाबाद से प्रदेश को संबोधित कर रहे थे, उसमें एक भाषा थी, और कैराना में जो आप देख रहे हैं वो दूसरी स्थिति है। हाँ, जिसका जवाब आज अखिलेश यादव ने दिया।
भारतीय जनता पार्टी के साथ ये विडंबना तो है, उनके निचले लेवल के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उन पर लगता है कि जैसे कि हाईकमान का कोई कंट्रोल ही नहीं है, या चोरी छिपे उनको ये छूट है कि वो कुछ भी कहें, लेकिन बड़े नेता जो है वो भाषा में संयत रहेंगे। या फिर ये ट्यूनिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि सरकार एक चेहरे के साथ उतरेगी और संगठन दूसरे चेहरे के साथ उतरेगा। हेमंत जी, जो छोटे नेताओं की बातचीत है उसको संगठन का व्यू नहीं मानना चाहिए मेरे ख्याल से हमको। संगठन के भी बड़े पदाधिकारी, भाई हुकुम सिंह जी, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, हुकुम सिंह जी जो सांसद हैं वो उसी पार्टी के सांसद हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। सवाल यह है कि बगैर आलाकमान की स्वीकृति के क्या कोई इस स्तर का नेता इस तरह की बयानबाजी कर सकता है? और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, कैराना तो अभी ताजा मामला है। हमने साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, दुनिया भर के हमने उदाहरण देखे हैं। देखिए, ये आपको सभी पार्टीज में मिलेगा। मेरे ख्याल से सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान में जाके जो कहा था वो कांग्रेस पार्टी का तो व्यू नहीं होगा। तो सभी पार्टीज में ये देखा जाता है कि उनके जो निचले कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं वो एक तरह की बात बोलते हैं और लगता है कि जैसे उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। बड़े नेताओं की भाषा अपनी होती है, वही भाजपा में भी है। तो मतलब इस मामले में सारे राजनीतिक दल एक तरह से। हम गीता सिंह जी का परिचय करा दें, हमारे साथ डिबेट में गीता सिंह जी जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। गीता जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में। हम एक टिप्पणी पीयूष जी से लेना चाहते हैं, उसके बाद अपने लखनऊ के मेहमानों का रुख हम करेंगे। पीयूष जी, कैसे देखें हम, क्या वाकई प्रधानमंत्री ने एक तरीके से चुनावी आगाज कर दिया है? लेकिन हमारा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनावी पिच है वो बीजेपी के लिए कितनी माकूल दिखाई दे रही है? क्या वाकई एक अलग किस्म की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक चेहरा ये होगा, दूसरा चेहरा वो होगा, एक तरफ विकास भी होगा, दूसरी तरफ कैराना भी होगा, प्रधानमंत्री के सार्वजनिक बयान होंगे, वहीं साक्षी महाराज होंगे, योगी आदित्यनाथ भी होंगे, इसी उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो आगाज़ है चुनाव का, वो तो भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर की मीटिंग में नरेंद्र मोदी की जो एक बैठक, वो भाषण हुआ था, उससे वो कर चुकी है। ये उसी को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। और इलाहाबाद चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है वहाँ पे, और वहाँ से जो है बहुत से आसपास के इलाकों में, और ख़ासकर एक इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ रहते हैं, और एक धार्मिक नगरी भी है वो। ये इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, एक धार्मिक नगरी भी है वो। तो वो इसलिए वहाँ पे उन्होंने ये अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करी और वहाँ पे मोदी जी ने भाषण दिया, और उनको भाषण देना बहुत प्रिय है, और उन्हें काफ़ी मतलब जिसके लिए वो जाने जाते हैं उस तरह का भाषण दिया। लेकिन देखिए, इसी के साथ जो कल इनका एक स्टेटमेंट आया था कि उत्तर प्रदेश में हमारा मुद्दा होगा विकास का और सॉफ्ट हिंदुत्व, तो ये स्वीकार करते हैं। और आपके भी चैनल में मैं कई बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास, मोदी जी विकास की बात करते हैं, और जो है भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर जो उनके जो सांसद हैं और विधायक हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो तमाम हिंदुत्व की बात करते हैं, उसी एजेंडे को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। आपको ये भी राजीव जी नहीं भूलना होगा कि ये सरकार, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, वो संघ की जो है एक, मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल टीम है। तो ये संघ ही सरकार को चला रहा है, संघ ही भारतीय जनता पार्टी पे काबिज हो चुका है। जिससे आपने देखा कि जो है कि प्रधानमंत्री खुद संघ के प्रचारक रहे हैं, वो संघ के आदमी हैं। राज्यों के आप मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, चाहे हरियाणा के हो, महाराष्ट्र के हो, झारखंड के हो, सब जगह के यहाँ का, तो ये तो संघ जो है रिमोट कंट्रोल है। इसलिए जो है हिंदुत्व का मुद्दा इन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में 100% रहेगा, और विकास की बात ये करते हैं क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि आज की जो जनता है वो विकास चाहती है। और यही बात उन्होंने कही थी 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भी कहा था वो, लेकिन आज 2 साल में लोगों ने उस चीज को देख लिया। लेकिन जहां तक आपने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा, लेकिन इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बिहार में भी इन्होंने इसी तरह की बातें करी थी, लेकिन बिहार में इनको मुंह की खानी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वहां जातियों का समीकरण कैसे आप बैठा पाएंगे, जाति का, हालांकि इन्होंने कोशिश करी कि जो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है भाजपा के, उनको एक पिछड़े वर्ग का उन्होंने नियुक्त किया है। तो इस तरह से लगातार ये कोशिश हो रही है, तो जाति समीकरण को भी बैठाना पड़ेगा। तो विकास किसके लिए आप करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, और साथ साथ क्या कैराना टाइप की चीज़ें चलेंगी,
जो आपने पहले मुजफ्फरनगर किया था लोकसभा के चुनाव के पहले, अब आप जो है कैराना ले आए, बीच में घर वापसी लाते हैं आप, तो तमाम तरह के मुद्दों को लाते हैं जिससे कि एक सामाजिक समरसता को है आप उसको भंग करते हैं और एक खास वर्ग को आप जो है टारगेट करते हैं। तो ये दोनों चीजें साथ साथ में विकास तभी हो सकता है जब समाज में समरसता रहेगी, हर वर्ग हर जाति जो है एक महसूस करेगा कि हाँ वो अपना काम का जो है शांतिपूर्वक एक खुशी होती है उसको अपने काम को आगे बढ़ाने में, तभी आप विकास असली हो सकता है। नहीं तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है भारतीय जनता पार्टी का जो बात करती है। एक तरफ तो विकास की बात मोदी जी करते हैं, दूसरी तरफ इनकी पार्टी और इनके जो सहयोगी संगठन है वो लगातार हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने। सर गीता जी से सवाल ले लेते हैं। आज प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जोरदार हमले जो हैं वो किए हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार पर। अमित शाह साहब तो इलाहाबाद के मंच से ये बोले कि दरअसल उत्तर प्रदेश ने लॉ एंड ऑर्डर की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ है कानून व्यवस्था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ है लो और ऑर्डर दो। गीता सिंह जी, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इन आरोपों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इन आरोपों को? क्या जवाब है समाजवादी पार्टी का? देखिए, अमित शाह जी हों चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, ये इलाहाबाद और बनारस, ये कहीं भी, मैं स्वयं पूछना चाहती हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की ये परिभाषा दे रहे हैं, क्या ये मध्य प्रदेश, क्या ये झारखंड और छत्तीसगढ़, इन राजस्थान, इन जनपदों में इस परिभाषा को नहीं लागू कर सकते? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां अद्भुत विकास हो रहा है। मैं चाहती हूं कि आज नहीं, वो तो हम अपने आप अपनी पीठ ठोके, ये शोभा नहीं देता है। नहीं, वो जानते हैं कि आप तो ठोकेंगे नहीं, तब ये जानकारी होती है। मैं तो कहती हूं कि जब जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने जो कार्य किए, इनकी सराहना आज विपक्षी भी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं सर? कौन सा विपक्षी सराहना कर रहा है गीता जी? आजादी के बाद जो एक विपक्षी तो आपके पास बैठे हैं। आज जो उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद, मैं जो बता रही हूँ, आजादी के बाद आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास के कार्य हुए हैं, वो शायद ही आज किसी दूसरे दल ने, सरकार ने किया हो। आज उसकी बात नहीं करते। मैंने जो 5 साल के लिए वादे किए थे, वो मैंने 4 साल में पूरे करके दिए हैं, और 1 साल में अब हम और आगे हमको क्या करना है, ये उसकी रणनीति बना के हम अगले 2017 में पूर्ण बहुमत में फिर से आने वाले। पीयूष जी, आप एक बात पर गौर कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री भी यही कह रहे थे कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर सब्सिडी, आजादी के बाद यूरिया को लेकर वो एक आंकड़ा देश के सामने रख रहे थे। आजादी के बाद जो जनधन योजना को लेकर जो अकाउंट खोले उसके आंकड़े रखे जाते हैं। यहाँ गीता जी भी डिबेट में ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार इतना जबरदस्त और बड़ा विकास हुआ है। आते हैं गीता जी, हम बीजेपी के प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे, आपसे सवाल करेंगे। अशोक सिंह जी, पहले तो ये बताइए कि ये जो मोदी जी की आज की रैली थी, जो आज का भाषण था, कांग्रेस उसे कैसे देखती है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो उस रैली में बड़ा आरोप लगा कि मायावती और मुलायम की जुगलबंदी है, 5-5 साल लूट की ठेकेदारी है, क्या कांग्रेस पार्टी भी इस बात से सहमत है? राजू, बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव प्रस्तावित हैं और ये 2020 का मैच देश के प्रधानमंत्री कई बार बिहार में भी खेल चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में खेलने की बारी है। तो लगातार 2013 से देश जान रहा है, 2014 में हिंदुस्तान के अवाम ने पूर्ण बहुमत दिया। 2 साल में हिंदुस्तान की जनता और जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सांसद दिए, उनको क्या मिला? बनारस की जनता और बनारस के घाट इन्हें पुकार रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। सवाल उठता है कि 73 सांसद वाले, अगर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री है, क्या सरकार ने अभी फौरी तौर पर कोई रिपोर्ट भी मांगी उत्तर प्रदेश सरकार? तो ये 2020 का मैच है, अभी लगातार मैच देखने को मिलेंगे। इलाहाबाद में कुछ बोला जाएगा, कैराना में कुछ बोला जाएगा, और बनारस आएंगे तो कहेंगे तो मुझे तो गंगा ने बुलाया है। तो सवाल इनकी कथनी और करनी में है। उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी समझती है। जिस तरीके से कहा करते थे चुनाव में, इन्होंने कहा राजू कि 56 इंच का सीना चाहिए। मोदी जी लगातार उत्तर प्रदेश में कई बार दौरे किए हैं। क्या कारण है? चुनाव सन निकट आते
2020 का मैच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों खेलने लगे हैं। तो लगातार जो भाषा भी आपको देखने को मिलेगी, अभी साक्षी महाराज की भाषा कुछ और रूप में मिलेगी, योगी आदित्यनाथ की भाषा कुछ और रूप में मिलेगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की भाषा और जो भाषण है देश बाखूबी समझता है और अब उब गया है। अब डिलीवर का वक्त है। 2 साल में आपने देश के आवाम को क्या दिया? महंगाई पे क्यों नहीं चर्चा आज हो रही है? आज क्यों नहीं उन मुद्दों गरीबों की बात हो रही है? कहा तो प्रधानमंत्री जो आप ऐसे कर रहे हैं, जो अशोक जी, कहा तो प्रधानमंत्री ने कि आजादी के बाद यूरिया कभी इस तरीके से नहीं बटी, पुलिस के डंडे पड़ते थे जब यूरिया ली जाती थी, दी जाती थी। आज उस व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त कर दिया। मैं राजू एक बात कह सकता हूं, मैं एक बात कह सकता हूं राजू मैं एक बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, एक कविता सुनाते थे और एक मन की बात करते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अस्वस्थ है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो भी कविता सुनाया करते थे। और देश का प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते। अरे भाई कभी काम की बात कर लो, बताओ ना देश क्या आज महंगाई कहां है, आज क्या स्थिति है, गरीब की थाली में दाल तक नहीं है। बिल्कुल वाजिब मुद्दा है इस बात की, इस पे क्यों नहीं देश के सामने चर्चा कर रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश में कानून राज नहीं है तो आपको रोका किसने? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों जंगल राज को, क्यों उत्तर प्रदेश को जलता हुआ देख रहे हैं? आपकी जो सोच है कथनी और करनी में, ये 2020 का मैच है। और अभी 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ नए आयाम देश के प्रधानमंत्री और इनके आला जो टीम है इनको देखने को अच्छा अशोक जी बताइए, तो बात प्रधानमंत्री की हुई, इनके बाद ये तो बात प्रधानमंत्री और मोदी जी की हुई, बड़े बड़े सपने दिखाए। आज क्या हाल है? टोक्यो बनारस बन गया। अशोक जी ठीक है, लेकिन अभी गीता जी बगल में बैठ के कह रही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा विकास किया जो पहले नहीं हुआ। विपक्षी भी इसकी तारीफ करते हैं। नहीं, आप भी विपक्ष में हैं, निश्चित तौर पर हम दावा कर सकते हैं। हम कहते रहे सैफई परिवार का विकास हुआ है। जनता उत्तर प्रदेश की नौजवान पलायन कर रहा है, कोई रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार विदेश दौरे गए हैं। अगर गीता सिंह राज्य मंत्री है, एक बड़ा पूंजी निवेश बता दें, एक बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता देख रही है राजू, एक बड़ा पूंजी निवेश बता दें, साइन करने से कुछ नहीं होता। एक बड़ा पूंजी निवेश बता दें। उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा पूंजी निवेश इसलिए नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में, हम भी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। हालात है कि जिस प्रदेश में थाने से लेकर और जिले बिकते हो और ईमानदारी से बिके जाते हैं। और मैंने कहा कि एक मोबाइल में 3 कनेक्शन तो हो सकते हैं, या एक मोबाइल में 5 कनेक्शन है, 5 जगह से सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश विकास की। गीता जी छोटा सा जवाब दीजिए, फिर हम कुछ सवाल को यहाँ स्टूडियो में लेकर आए। जीरो में भी जितनी एफआईआर गीता जी छोटा सा जवाब, ये देखिए आप कह रही थी कि विपक्षी भी तारीफ करते, तारीफ तो करते, लेकिन इस अंदाज में, इस भाषा में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए? कांग्रेस ने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? कांग्रेस ने क्या किया? आज जब विकास, आज बेरोजगारी खत्म हो रही, आज महिलाओं को जिस तरह से रोजगार मिल रहा, उनको सुरक्षा मिल रही, उनके लिए आज अब देखिए पीयूष जी बड़ी अजीब स्थिति। अभी गीता जी कह रहे हैं कि आज बेरोजगारी खत्म हो रही, और प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि जब तक विकास नहीं होगा युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। जिस तरह से आज आपके पास 102 नंबर एम्बुलेंस हो, चाहे आज समाजवादी पेंशन की बात हो, जहां पर आज 55 लाख महिलाओं को आज समाजवादी पेंशन उनसे नवाजा जा रहा। आज कन्या विद्या धन की बात हो, आज साइकिल का वितरण की, जहां पर आज बालिकाएं साइकिल से स्कूल जाती है। शिक्षा सुरक्षा और स्वावलंबी बनाने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने। उनकी सोच ऐसी है जो आधी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सदैव सोचा है और उनके हित में काम किया। ये सारी नहीं सुनना चाहती है, हम तो जरा बस ठीक है। अशोक जी हो गया, मैम गीता मैम हो गया। हम आते हैं अगले हिस्से में आपके पास। हम एक टिप्पणी जरा ये एक टिप्पणी स्टूडियो में लेना चाहते हैं अपने दोनों मेहमानों से कि उत्तर प्रदेश में ये राजनीति किस तरह की हो रही है कि एक राजनीतिक दल बाकी राजनीतिक दलों का आपस में रिश्ता बता रहा है। बीजेपी ये कहती है कि बीएसपी और एसपी एक हैं, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस और बीएसपी और बीजेपी की जुगल, हर एक राजनीतिक दल बाकी विरोधियों की जुगलबंदी करार देने में लगा है। आप पिछले 2, 3, 4, 6 महीनों के बयान देख लें, ऐसा क्यों है और इसका
क्या मैसेज जाएगा? एक, और प्रधानमंत्री ने जो देखिए, बातें कही, बस आएंगे गीता जी, आएंगे मैम, आएंगे प्लीज वेट कर लीजिए। बाकी प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही सार्वजनिक मंच से, उनका मैसेज कितनी दूर तक जाएगा? हालांकि आज मथुरा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उन्होंने कैराना के मसले पर बीजेपी को जवाब दिया है, उस पर भी हम सवाल लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। वर्ग को मिले मौके भरपूर, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड, 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड अपने विकास की कहानी अपने ढंग से लिख रहा है। समावेशी विकास के पीछे सरकार की दूरदर्शी व संवेदनशील सोच है, जो इस पर्वतीय राज्य की आर्थिकी में बुनियादी व गुणात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिल रहे हैं। आगे बढ़ता उत्तराखंड। सब ठीक है। डॉक्टर साहब, हाँ बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना? मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना। देखिए, आप पेमेंट की चिंता मत करिए। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ सेक्स समस्याएं आ जाती हैं जो ला नहीं होती, और ना सहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाहित जीवनों के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। I hate that 9 to 5 rat race यार। मैं एक माइटी फोर्स के लिए काम करना चाहता हूँ। I want to fly faster than the speed of sound. मैं लाइफ का हर पल एंजॉय करना चाहता हूँ। हर डायरेक्शन में, हर फ्रंट पे देश का नाम रोशन करूं। और मैं कुछ भी करूंगा for a job that offers me all this. This is Indian Air Force. Are you up for it? पहाड़ों की बुलंदी पे जा पहुंचा है उत्तराखंड, है जिम्मेदार हाथों में अब अपना परचम। लहलहाते खेत यहाँ अब हर घर है रोशन, घर घर में खुशियों का बसेरा, ऐसा हर मंजर बढ़ रहा है उत्तराखंड।
जन जन के संग। हो पूरी दुनिया में रोशन है अब तो नाम हमारा, हर गली हर गांव में दिखता उन्नति का नजारा। बेटी करे हर घर को रोशन यही है नारा हमारा, खुशहाली हो चाहो और यही है धर्म हमारा। बढ़ रहा है उत्तराखंड जन जन के संग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से इलाहाबाद से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव की जो हुंकार भरी है उसकी गूंज उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सुनाई देगी। हमारे साथ विजय जौली साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय जौली साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, हम इंतजार कर रहे थे आपके रिएक्शन का। काफी बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता राज्य मंत्री गीता सिंह लखनऊ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रवक्ता अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जौली साहब, इसके अलावा दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत अग्रवाल साहब और पीयूष पंत जी। हमारा सवाल सर यह है कि ये जो आगाज आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इसके अंजाम की स्थिति क्या दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए चुनावी माहौल में, चुनावी पिच पर कितना तैयार दिख रहा है सर? देखिए, हर चुनाव हर एक पार्टी के लिए, हर सरकार के लिए एक चैलेंज होता है। और मुझे अभी भी याद है 2010 और 11 के अंदर मैंने एक नारा सुना था, यूपी उम्मीदों का प्रदेश। मैंने एक चेहरा देखा था, हंसता हुआ चेहरा, जो मेरे मित्र भी रहे हैं, बाद में मुख्यमंत्री भी बने, और अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। 403 सदस्यीय विधानसभा में जिस समाजवादी पार्टी की 224 सीटें आई, उसके 4 शासन काल के वर्षों के अंदर 3000 के करीब बलात्कार की घटनाएं और 1 लाख से ज्यादा हत्याओं की घटनाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये आंकड़े नेशनल पुलिस स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के बोल रहे हैं। 2 अप्रैल 2016 को बिजनौर के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऑफिसर मोहम्मद तांजिल की खुलेआम हत्या हो जाती है। बदायूं के अंदर 2014 मई के अंदर 2 बहनों की खुलेआम हत्या हो जाती है। और जिस प्रकार से कानून की चरमराती हुई व्यवस्था यूपी के लोगों को विरासत में समाजवादी पार्टी के शासन में मिली है, ये वास्तव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्रदेश में सत्ता और शासन में आए, उसके लिए उसको टैकल करना बहुत आवश्यक है। और यहां पे मैं बताना चाहता हूं, 2014 और 15 के अंदर पुलिस वालों पर 300 हमले की घटनाएं हुई, और जो 15 और 16 के अंदर बढ़कर 300 गुना बढ़कर 1054 के आंकड़े पर हुई। मेरा यह मानना है, यूपी के अंदर जिस प्रकार से कानून की व्यवस्था चरमराती चली गई है, जिस प्रकार से मथुरा का अभी कांड हुआ है, जिस प्रकार से 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, इस सरकार को अपनी सीट, अपनी गद्दी, अपनी सरकार बचा पाना समाजवादी कानून व्यवस्था पर आपके आंकड़े और आपकी बात हो सकता है सही हो। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से उन्होंने इलाहाबाद से अपनी बात रखी है, उन्होंने विकास के मुद्दे के ऊपर, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे के ऊपर, और पिछले लोकसभा चुनावों के अंदर जिस प्रकार से यूपी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनकर लोकसभा में भेजा और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के अंदर अपना अविश्वास व्यक्त किया, मुझे लगता है उसका पुनः रेपिटिशन 2017 के चुनावों में यूपी के अंदर इसका आगाज होने वाला है। जौली साहब, आपकी बात का गीता जी जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था के बारे में हो सकता है आपकी बात और आपके आंकड़े सही हों, सच के करीब हों, लेकिन विकास को लेकर तो अखिलेश यादव की सरकार, और यहां गीता जी हमारी डिबेट में है एज ए मिनिस्टर, वो ये कह रही हैं कि साहब आजादी के बाद इतना विकास तो कभी हुआ ही नहीं जितना उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार ने विकास किया, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में।
तो फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में किस विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरना चाह रही है या उतर रही है? देखिए, ये बात तो यशस्वी मुख्यमंत्री बस गीता जी आएंगे, पूरा करने दीजिए। जी भी कहती थी, गीता जी आएंगे, पूरा करने दीजिए जॉली साहब को, फिर जवाब दीजिएगा। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके गीता जी, बहुत काम किया है। गीता जी डिबेट चलने दीजिए, जॉली साहब को जवाब देने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी भी कह रहे हैं, और मेरा ये मानना है अखिलेश यादव नौजवान है, काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं और मीडिया को मैनेज करने का भी उनमें दम है। अच्छा हंसता हुआ चेहरा है, लेकिन वो अपने पिता की जो बड़ी एक पॉलिटिकल छवि है, शैडो में से वो निकल ही नहीं पाए हैं पिछले 4 साल के अंदर। इसलिए ये मेरा मानना है कि उन्होंने अगर कुछ अच्छे काम किए भी तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा मतलब विजय जॉली ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने अच्छे काम किए, त्राई कर रही है वहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था से, वो उसके बारे में इस सरकार को जरूर कहीं ना कहीं वहां की जनता कटघरे में खड़ा करेगी। एक मिनट जॉली साहब, आप शैडो और छवि की बात कर रहे थे। एक शैडो और एक छवि बीजेपी की भी है, और वो है मुजफ्फरनगर और कैराना की छवि। बीजेपी डेवलपमेंट की बातों के बीच इस शैडो से कैसे बाहर निकलेगी? देखिए, मुजफ्फरनगर हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी यूपी के अंदर। मुजफ्फरनगर के अंदर, यूपी के अंदर समाजवादी की सरकार और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। आप किस मुजफ्फरनगर की बात करते हैं? उस मुजफ्फरनगर की बात करते हैं जहां पर हिंदू और मुसलमानों के अंदर दंगे हुए, और वो दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में हुए। उस कैराना की बात करते हैं जहां का चुना हुआ सांसद वहां से पलायन की बात करता है, और आप अपने डीएम के माध्यम से झूठे आंकड़े देकर कंफ्यूजन का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। मेरा कहना है, अगर इस राजनीतिक दलदल के अंदर अगर वाद विवाद होगा तो वाद विवाद आगे भी बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम केंद्र में भी आए हैं, अभी असम में भी आए हैं, और अगले साल हम यूपी में भी आएंगे। ठीक है गीता जी। नहीं जॉली जी, एक सवाल मेरा है। जॉली जी, अगर ऐसी बात है तो हुकुम सिंह को 2 साल की वो कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं याद आई कैराना की? अब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है तो उनको क्यों अचानक याद आ गई कैराना की? मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खासियत है ये कि वो चुनाव के हिसाब से मुद्दों को खींच के ले आती है। वो 5 साल के लिए कैराना से सांसद सदस्य चुने गए हैं, तो पहले याद क्यों नहीं आई उन्हें? पहले याद, आज 2 साल से उनको याद नहीं थी क्या? 2 साल पहले 5 साल के लिए चुने गए, और अगर उन्होंने कोई मुद्दा उठाया है नहीं तो 2 साल से चुप क्यों थे? ठीक है जॉली साहब, ठीक है, हम गीता जी का एक रिएक्शन लें। आप राजनीतिक का आक्षेप के अंदर नहीं उसको दूर कर सकते। हम आपकी बात पर जॉली साहब गीता जी से एक रिएक्शन लेते हैं, फिर डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि क्या कैराना के तौर पर बीजेपी को एक मुफीद मुद्दा मिल गया है? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में इसकी कुछ गूंज, कुछ वैसा असर जो हमने मुजफ्फरनगर का देखा वो दिखाई और सुनाई पड़ेगा? गीता जी जवाब दीजिए। कई सारे आरोप जो है एनसीआरबी का आंकड़ा रखा, यह आंकड़ा कई बार आपके सामने रखा जाता है, हालांकि कोई बहुत असर और फर्क शायद होता नहीं है। अब जॉली साहब खुलकर बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगी? देखिए राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नागपुर से जो रिमोट कंट्रोल चलता है उसके इशारे पे चलते हैं। जब 2014 का चुनाव था तब मुजफ्फरनगर इनको याद आया और उन्होंने वहां पूरा हिंदू मुस्लिम करके और इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि पूरे प्रदेश में आग जलाने का काम करते हैं। अब 2017 जब चुनाव का समय आता है तो इनके सांसद इस समय पलायन की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब सांसद बने थे उस समय ने क्यों नहीं किया? और सवाल इस बात का है, जिस प्रदेश से 72 सांसद इनको मिले हों, उस प्रदेश का गृह मंत्री आज राजनाथ सिंह हो, और यहाँ पर कोई इस तरह का हो, इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इन्होंने क्या किया?
इनकी ब्यूरोक्रेसी कहाँ गई? क्यों नहीं इन्होंने उस चीज तो की ये क्या जानकारी करें? की? और आज जो आंकड़े गीता जी ये क्या करें? भारतीय जनता पार्टी, नहीं ये क्या करें? आंकड़ों में तो बहुत गीता जी ये क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, आपसे ले लें क्या? ये आंकड़े मध्य प्रदेश, ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के क्यों नहीं देते हैं? नहीं ये क्या करें गीता जी, ये तो बता दीजिए। इनसे क्या सहयोग की उम्मीद है बताइए। नहीं इनसे क्या सहयोग की उम्मीद है? ये तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए। आप लोग सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन दे ही नहीं रहे। इनकी ब्यूरोक्रेसी कहा, ये मथुरा की बात करते हैं। और नक्सलवादी ये सारे इन लोगों के भेजे हुए थे छत्तीसगढ़ से, आपके मध्य प्रदेश से, आपके राजस्थान से ये आए हुए थे। और मतलब जहां जहां बीजेपी की सरकारें थी वहां से लोग आए थे मथुरा के लिए। की नहीं बनती, गृह सचिव, गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती। उनको क्या ये सूचनाएं नहीं मिली? और उन्होंने कितनी बार प्रदेश से पूछा कि इस तरह की हालात हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी उतनी ही इनकी बनती है। और राजनाथ सिंह से इस सवाल का जवाब मांगे, जो मुख्यमंत्री जितना दोषी बड़ी दिलचस्प स्थिति है हेमंत जी, आप देख रहे हैं आपके गृह मंत्री राजनाथ सिंह दोषी है। बस एक छोटा सा कमेंट ले लें, फिर हम जरा अशोक जी के पास आएंगे। हेमंत जी बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति है। यहाँ गीता जी कह रहे हैं कि साहब केंद्र की जिम्मेदारी बनती है, इन लोगों ने क्या किया? हेमंत जी हाँ बिल्कुल, जॉली साहब बिल्कुल जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा रिएक्शन हेमंत जी से ले लें। हमारे सुदीन भदौरिया साहब भी जुड़ चुके हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। हेमंत जी छोटी टिप्पणी। मैं गीता सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि अगर केंद्र कोई भी दखल देता तो क्या वो ये नहीं कहती कि राज्य के अधिकारों में अतिक्रमण किया जा रहा है? गीता जी नहीं कुछ दखल दिया, कुछ पूछा, जिम्मेदारी बनती। अच्छा कुछ नहीं पूछा, इस बात का दर्द है। कुछ नहीं पूछा, इस बात का दर्द है। केंद्र को पूछना चाहिए था। ठीक है सुदीन भदौरिया साहब, ठीक है सर, ठीक है मैम, ठीक है। सुदीन भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, बीएसपी के नेता प्रवक्ता है सुदीन भदौरिया साहब। भदौरिया साहब आज इलाहाबाद में प्रधानमंत्री मोदी अपने ही अंदाज में, आप जानते हैं उनका चिरपरिचित अंदाज है भाषण का, चुनावी हुंकार भर रहे थे। और जो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया वो ये कि साहब मायावती और मुलायम की जुगलबंदी है, इस प्रदेश को 5-5 साल की लूट की ठेकेदारी से मुक्त कराना है। क्या कहेंगे सर? जुगलबंदी किसकी है पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है। इसी उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में मुलायम सिंह जी ने की तारीफ की, मोदी जी ने जिन शब्दों में तारीफ की आप अपने आर्काइव्स में से जाके देख लीजिए। कुछ ही महीने पहले उन्होंने बड़े उनके कसीदे पढ़े थे। पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी के बारे में उन्होंने बड़े कसीदे पढ़े अभी कुछ ही महीने पहले। इसके अलावा श्री अखिलेश यादव की उन्होंने बनारस में तारीफ की। मुलायम सिंह जी ने कितने मौकों पर मोदी जी की तारीफ की है। तो किसका किसके साथ मेलजोल है, फिक्स मैच है। आपको मालूम है मुजफ्फरनगर के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ, सरकार इनकी चल रही थी, कराने वाले और करने वाले कौन कौन लोग थे सब लोग उत्तर प्रदेश जानता है। एक भी ऐसी ठोस इन लोगों ने मिसाल नहीं पेश की जिससे ये पता चलता कि सरकार उत्तर प्रदेश की इस मामले में गंभीर है। इसी तरह से मुजफ्फरनगर के बाद जब दादरी का ये मामला आया, 200 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हो गए। दादरी के अंदर इन्होंने अभी पंचायत होने दी, अभी कुछ एक हफ्ता भी नहीं बीता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर पंचायत होने दी और महापंचायत का उन्होंने आह्वान वहां से किया, उसी मंदिर में, वहां से जहां से लोगों ने निकलकर अखलाक की हत्या की थी। और पंचायत हुई धारा 144 लागू होने के बावजूद पंचायत हुई जी, पंचायत वही मैं कह रहा हूँ। तो इन दोनों की जुगलबंदी को, इन लोगों के फिक्स मोच को, इन लोगों की मिली भगत को उत्तर प्रदेश के लोग जान रहे हैं। अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये चाहते हैं दोनों लोग, समाजवादी पार्टी भी और बीजेपी के ध्रुवीकरण हो, हम लहू बहे, हम फिर मुजफ्फरनगर की तरह से हम यहाँ पर रोटियां सेकें। पर उत्तर प्रदेश के लोग सावधान हैं, सचेत हैं, दोनों के चेहरों को पहचानते हैं और इसलिए इन दोनों लोगों की ये जो कोशिश है इसको नाकामयाब उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, ये आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, फोन लाइन पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। जॉली साहब आप जवाब देना चाहते हैं, गीता जी की बात का भी जवाब दीजिएगा जो आप टिप्पणी करना चाह रहे थे, और संसद और सहारनपुर की मुलायम सिंह जी की तारीफ इलाहाबाद तक पहुंचते पहुंचते आलोचना में, और वो भी कड़ी आलोचना में तब्दील क्यों हो रही है सर, ये बताइए।
देखिए, मैं गीता जी को बड़ी विनम्रता से एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजनीति में जरूर है आपके और हमारे विवाद रहेंगे, लेकिन अगर एसोचैम जो कि हिंदुस्तान की प्रमुख बिजनेस और इंडस्ट्री को मैनेज करने वाली जो संस्था है, एसोचैम ने 10 जून 2014 को कुछ आंकड़े देश के सामने और यूपी सरकार के सामने रखे और उसने कहा कि प्रत्येक वर्ष विदेशी पर्यटकों से भारत को और भारत के राज्यों को 18 से 19 करोड़ रुपए की आय अर्जित होती है और इसके अंदर यूपी का पहला स्थान रहा है, क्योंकि यूपी के अंदर ताजमहल भी है और यूपी सरकार को वहां पर 7 से 8 करोड़ रुपया प्रति सालाना मिलता था। लेकिन यूपी के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण से उस आय के अंदर बहुत ज्यादा कटौती हुई और शायद उसके आंकड़े गीता जी के भी पास होंगे। मैं विनम्रता से मैं उन आंकड़ों को उनसे चाहूंगा नहीं कि वो ले, लेकिन उनके ऊपर ध्यान जरूर दें। अगर बिजनेस इंडस्ट्री के लोग ये कहें, अगर आगरा और मथुरा के अंदर अभी जो हत्याकांड हुआ है, 2 पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मार गिराया गया हो, 22 निहत्थे यूपी के जो नागरिक हैं उनके ऊपर गोलीबारी में वो मारे गए हो, तो यूपी की सरकार को अपनी पूरे तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा। इन्होंने कहा, इन्होंने आरोप लगाया, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां से हमने अपने लोगों को यूपी में भेजा ताकि वहां आगजनी हो सके। तो मैं पूछना चाहता हूं, यूपी की सरकार क्या घास चर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या पंगु हुई थी? आपकी इंटेलिजेंस, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके पॉलिटिकलोक्रेसी, आपकी सरकार क्या कर रही थी? और अगर कहीं पर हम सेंटर से यूपी के अंदर दखल अंदाजी करने के लिए कोई बयान भी देते तो आप तो कहते हैं कि सेंटर इज इंटरफेयरिंग इन द राइट्स एंड द राइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, हम आरोप प्रत्यारोप के अंदर नहीं, हम तो आपको चेता रहे हैं। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इलाहाबाद से विकास की बात कही है और उन्होंने ठीक कहा, पहले 5 साल तो मायावती जी कहती रही हम इस देश को बढ़िया प्रदेश बनाएंगे, हमने सुना। जॉली साहब जवाब लेते हैं गीता जी को, गीता जी से आपकी बात पर जवाब लेते हैं, अशोक जी को भी चर्चा में शामिल करना। 4 साल के बाद हत्याओं का, बलात्कारों का, वहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था की आज स्थिति अगर हमें देखने को मिलेगी तो मेरे प्रधानमंत्री को भी, गीता जी जवाब, मेरे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? गीता जी जवाब। इस बात का अधिकार है कि ठीक है जॉली साहब, ठीक है गीता जी जवाब दीजिए। हम अच्छा कुशासन को खत्म करके अच्छा शासन देने के लिए मैं गीता जी को बताना चाहती हूँ कि आपकी वहां पर सांसद थी, उन्होंने क्या देखा? वहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो जैसे आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, आपके वहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नक्सली वहां पर थे। ये तो वही बात रिपीट कर रहे हैं। इसी बात के जवाब में जॉली साहब ने कहा कि आपकी सरकार क्या कर रही थी। आपने पिछली बार यही बात की और इसी पर वो सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे कि आपकी सरकार क्या कर रही थी, सरकार क्या घास चरने गई थी, उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया। इस जिम्मेदारी को समझिए, इस गीता जी इस जिम्मेदारी को समझिए, ये बड़ा गंभीर सवाल। नक्सली वहां पर अंदर थे, कहीं न कहीं थोड़ी सी चूक, कहीं न कहीं थोड़ी सी चूक हमारी एजेंसी की रही। नक्सलियों का आपको पता लग गया कि जो नहीं गीता जी, गीता जी नक्सलियों का आपको पता लग गया और जो राजनीतिक संरक्षण था वो किसका था ये आज तक पता नहीं चला। बहुत धन्यवाद सत्य बोलने के लिए गीता जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। संरक्षण नहीं था, राजनीतिक संरक्षण होता तो आज इस तरह की अपनी सरकार को कटघरे में डाल रही है। जैसे ही संज्ञान में आया तत्काल उस पे रोका गया उसको। और ये तत्काल होते होते देखिए अब अगली रैली में फिर प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह जी ये भी कहने लगेंगे तत्काल का अर्थ बदल गया। ये तत्काल होते होते 2 साल लग गए। 2 साल में तत्काल, गीता जी तत्काल छोटा होता है नहीं, तत्काल जैसे ही जानकारी मिली छोटा क्या होता है? मतलब सरकार को जानकारी ही 2 साल बाद मिली, सरकार को जानकारी लेने में 2 साल लग गए। कहां के 2 साल के बाद जानकारी वहां पर। ठीक है, अब जरा अशोक जी के पास आने दीजिए, 1-2 सवाल अशोक जी से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो थे कहां के? मैं आपसे बार बार राजीव जी ये कहना चाहती हूँ, विजय जी से भी, कि ये लोग कहां के थे? ये उत्तर प्रदेश के नहीं थे, ये भेजे हुए जहां की, ये तो सारे सब आंकड़े सब
जब आंकड़ों की बात भाई सरकार कहाँ थी? लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना किसका काम है? सरकार क्या कर रही थी? इन सवालों को भी तो देखिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में मैं जिम्मेदारी देती, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का क्या हो रहा था? बहुत सारे खुलासे हुए हैं मैम। मैं मान रही हूं, लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शासन के पास चीजें जा रही थी, शासन कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। ठीक, अशोक जी, एक तो ये जो पूरी चर्चा चल रही है, ये जो तत्काल कार्रवाई करते करते, ठीक, वही तो हम सब समझ रहे हैं, उस बात को पूरा पैनल समझ रहा है कि जानकारी पहुंचने में 2 साल लग गए। मैम आप ही की बात को तो हम कह रहे हैं, हमारे दर्शक समझदार हैं, सब समझ लेते हैं। अशोक सिंह जी, क्या वाकई 2 साल लग गए सरकार तक जानकारी पहुंचने में? एक, और दूसरा ये कि अब गुलाम नबी आजाद साहब जो कि नए प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने ये तो कह दिया कि राहुल गांधी सीएम का चेहरा नहीं होंगे, तो एक अटकल तो खत्म और खारिज। लेकिन अब सवाल ये है, जो लाख टके का सवाल है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये बड़ा होता जाएगा कि साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरा होगा कौन उत्तर प्रदेश में? राजीव, सारी चीजें सामने आएगी और चूंकि नेशनल कमेटी है, नेशनल पार्टी तय करेगी, ये मैं वक्तव्य नहीं दे सकता हूं। मगर ये चुनावी वर्षा में विजय जॉली जी को बड़ा गंभीरता से मैंने सुना। विजय जॉली जी अच्छे वक्ता है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना करीबी दोस्त बताया, प्रधानमंत्री भी 56 इंच का सीना बताते थे। सवाल उठता है कि जब यूपीए सरकार थी दिल्ली में, तो यही भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट की सड़कों पर बाहर निकलकर कहा करते थे कि मुलायम सिंह समर्थन दे रहे हैं मनमोहन सिंह सरकार को, इसलिए सरकार कार्रवाई नहीं, ये तो उन्होंने आज भी कहा। आज तो आपका देश, ये तो उन्होंने आज भी कहा राज्यसभा चुनाव पर, विधान परिषद चुनाव पर अशोक जी चुटकी ली प्रधानमंत्री मोदी ने। केंद्र सरकार क्यों नहीं कर? तो ये जुगलबंदी क्यों है? ये 2020 मैच फिक्स नहीं है क्या? विजय जॉली अगर मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, राज्यपाल आपका है, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कौन आपको रोक रहा है? अरे वो कार्रवाई करेंगे तो आप उत्तराखंड की तरह फिर कहने लगेंगे। चुनावी वर्ष में याद आ रही है, तो लगातार कहीं ना कहीं ये फिक्स मैच है राजीव, ये फिक्स मैच है। और हर हालत में लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातियों में, दंगाइयों में, घर वापसी, लव जिहाद, इस तरह की सारी चीजों से काम नहीं चल रहा है, तो अब इस तरह की दौरा लगातार देखने को मिलेंगे। अगर ईमानदारी है आदरणीय मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो कार्रवाई करके दिखाए ना उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में बड़ी जल्दी कार्रवाई हो सकती है भाई, तत्कालीन कार्रवाई हो गई, न्यायालय का आदेश भी नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई। तो उत्तर प्रदेश में अगर गुंडा राज है, तो देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है, देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से, कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर मथुरा के मामले में सरकार पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की फेल हुई है, इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो ये मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं राजू कि ये फिक्स मैच है। आईपीएल आपको उत्तर प्रदेश 2017 में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। और आईपीएल में या 2020 के मैच में बल्लेबाजी ताबड़तोड़ होती है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की पिच तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज आज का बहुत कुछ बयां कर रहा था। एक छोटी छोटी टिप्पणी हम यहां से ले लें। हेमंत जी, क्या हर एक चुनावी रैली के साथ उत्तर प्रदेश का जो चुनावी मुद्दा है वो भी तय होता जा रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक दिख रहा है वो है कानून व्यवस्था? क्या ये सही है? कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट, इन्हीं 2 मुद्दों के आसपास उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी को वाकई जवाब देना होगा, क्योंकि भले ही आप कुछ भी आंकड़े देकर अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास करें, लेकिन जनता तो देख रही है कि किस तरह से पुलिस अधिकारियों को मारा जा रहा है, किस तरह से पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां उनकी कोठी के सामने से चोरी हो जाती हैं। तो कानून और व्यवस्था से आंखें नहीं मूंदी जा सकती। तो इसलिए कानून और व्यवस्था तो बड़ा मुद्दा रहना ही है, और इस बारे में समाजवादी पार्टी को जवाब देना ही होगा। पीयूष जी, क्या इन्हीं 2 मुद्दों के आसपास चुनावी रणनीति बनेगी? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था तो मुद्दा रहना ही रहना है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था बिहार में जंगल राज की बात कही गई थी, और मोदी जी ने भी बहुत अपने यहाँ गुंडा राज की बात हो रही है, यहाँ गुंडा राज की बात हो रही है, और आज मोदी जी के भाषण से भी स्पष्ट है। जहाँ तक विकास का मामला, देखिए विकास मुझे लगता है कि अब वो एक घिसा हुआ सिक्का हो गया है, क्योंकि जो ये मोदी जी ने जब 2014 में बात करी थी तब समझ में आया था विकास की बात, हाँ कुछ विकास होगा, लेकिन आज 2 साल में वो लोगों के समझ में आ गया है। दूसरा, अखिलेश जो यादव हैं वो भी विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास तो रहना ही रहना है। देखिए, आने वाले समय में विकास ही, क्योंकि जनता को और क्या चाहिए? विकास माने सारे जो मूलभूत उसकी ज़रूरतें हैं
वो उसकी पूर्ति उसको होती रहे। तो विकास तो हमेशा का मुद्दा है, आज से नहीं। फिर सवाल ये हुआ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी घिसे हुए सिक्के को उत्तर प्रदेश के चुनाव में चलाने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि उनके पास एक ही वो सिक्का है। दूसरा सिक्का जो है, जॉली साहब से जवाब लेते हैं सर, बहुत संक्षेप में, 20 सेकंड में जॉली साहब जवाब दीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी एक घिसे हुए सिक्के को उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या ये उत्तर प्रदेश में चलेगा? छोटी सी टिप्पणी सर। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस सिक्के को हाथ लगा दिया वो सिक्का खोटा तो क्या, वो तो सोना बन के निकल गया। वाह 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 वाह। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी होगा सर? छोटा मोदी भी हुआ है। देखिए, अभी देश के अन्य प्रदेशों में हुआ है तो उत्तर प्रदेश कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोयल साहब, अशोक जी, गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी, आप स्टूडियो में आए, हेमंत जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव की कई परिभाषाएं होती हैं, चुनाव की कई भाषाएं होती हैं, और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा चुनाव, इसी तरह के तेवर और भाषाएं आपको दिखाई और सुनाई देंगी। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।